नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 10 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से आप 18वें शिफ्ट के हिंदी पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि पहले एक बार आप प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली में पता होता है कि हमें सर्च क्या करना है, पैराग्राफ में क्या ढूंढना है, तो आपको उत्तर जल्दी मिलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है। इस पर आधारित अगला प्रश्न है, लेखक ने मनुष्य की किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। इस पर आधारित जो 93 नंबर का प्रश्न था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी को हमारी सहानुभूति की जरूरत कब होती है। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है, लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए कौन सी युक्ति सुझाई है। इस पर आधारित अगला प्रश्न है, मन कैसे फूल जाता है, वाक्यांश किस भाव की ओर संकेत कर रहा है। इस पर आधारित अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप फौरन अपने हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, रेखांकित पद से क्या आशा है। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया है, खिल्ली उड़ाना से क्या आशा है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, तो हंसी उड़ाना यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रामाणिकता में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें मूल शब्द जो होता है वो प्रामाणिक प्रमाण होता है, और मूल शब्द प्रमाण है, ध्यान से समझ लीजिए, मूल शब्द प्रमाण है और प्रमाण में इक प्रत्यय लगा हुआ है तो प्रमाणिक हो गया, और फिर अंत में ता लगा हुआ है तो प्रामाणिकता हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 99 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 9 प्रश्नों में से बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 2 प्रश्नों को देख लिया, बाकी के 7 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। उन आपके जरा से कार्य की भी यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसे खिल जाता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई कितना भी विश्वासी या आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी तरह, आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप इसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके पास सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। पहला ही प्रश्न पूछा गया था, व्यवहार कुशलता क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर मेंशन किया गया, दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। आगे पढ़िए, यही लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तब उन्हें हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। एक प्रश्न पूछा गया था, लोकप्रिय होने के लिए कवि ने कौन सा कदम उठाया, तो देखिए, जब लोग त्रस्त हैं, पराजित हैं और शोकग्रस्त हैं, तब उनके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए, इस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का मोह नहीं करना चाहिए। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब बाकी के जो 7 प्रश्न बचे हुए हैं उनको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है, तो इसका उत्तर पैराग्राफ में आपने देखा था। विकल्प नंबर 3 देखिए, दूसरों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करना। दूसरों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करना यानी कि जब वो दुखी है तो उसके दुख में शामिल होना, ये सब शिष्टाचार होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, लेखक ने मनुष्य की किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। तो किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है, तो आप स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दूसरे से स्नेह करने की अपेक्षा करना, दूसरे से स्नेह करने की अपेक्षा करना, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न था 93 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है।
कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो देखिए सभी चाहते हैं कि उनके गुणों का आदर हो, तो ये तो पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, तो ये सही है, तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि हमसे सही नहीं है वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, दूसरों की प्रशंसा पाकर हम खुश हो जाते हैं, ये भी पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति भी प्रोत्साहन की जरूरत होती है, ये भी बात मेंशन किया गया है। सभी व्यक्ति दूसरे के साथ सलाह मांगने पर बुरा मानते हैं, तो ये पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है और वाक्य सही नहीं है पैराग्राफ के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा जा रहा है किसी को हमारी सहानुभूति की जरूरत कब होती है? जब कोई हारा हुआ महसूस करता है। एक पैराग्राफ में हमने देखा था, जब कोई हारा हुआ महसूस करता है तब उसे हमारी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर था। ठीक है, चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया 95 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए कौन सी युक्ति सुझाई? पहला दिया गया शोकग्रस्त लोगों की उपेक्षा करना, तो ये गलत है। लोगों से अपनी प्रशंसा करवाते रहना, ये भी गलत है। सभी को सदैव सलाह देते रहना, ये भी गलत है। सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर 4 गद्यांश के अनुसार बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, मन कैसे फूल जाता है? मन कैसे फूल जाता है वाक्यांश किस भाव की ओर संकेत करता है? तो देखिए प्रसन्न होने का भाव, यानी प्रसन्न होते हैं तो हमारा मन खिल जाता है, खुशी से फूल जाता है, उस सेंस में आया हुआ है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 97 नंबर का, देखिए आप फौरन हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, रेखांकित पद से क्या आशा है? तो आप उसके स्नेह का पात्र बन जाएंगे, यानी वो आपको पसंद करने लगेगा, प्यार करने लगेगा, स्नेह देने लगेगा, आप उसके स्नेह का पात्र बन जाएंगे। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, खिल्ली उड़ाने से आशय, तो इसका उत्तर हमने पहले ही दे दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हंसी उड़ाना इसका बिल्कुल सटीक जवाब था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था, प्रामाणिकता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका भी उत्तर हमने दे दिया। विकल्प नंबर 2 इक प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से कविता पढ़ करके इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न 100 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कवि ने देहरी का दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा है? ठीक है, इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कवि अपने गीत रूपी दीपक अपने ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है, यह भाव निम्न में से किस पंक्ति में निहित है? इस पर आधारित 103 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए कौन से 2 शब्द आए हुए हैं? इस पर आधारित अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 104 नंबर का, काव्यांश में लालिमा शब्द किस प्रतीक के रूप में आया हुआ है? और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, दीप सा में कौन सा अलंकार है? तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, व्याकरण बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दीप सा यानी कि यहां पर देखिए सा सी से ये जितने भी वर्ड्स आते हैं उससे हमें हिंट मिलता है कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, गीत मेरे दोहरी के दीप सा बन। प्रश्न पूछा गया था कि देहरी के दीप सा बनने के लिए किसे कहा गया है? तो गीत को कहा गया है, मेरे गीत को। ठीक है, आगे पढ़िए, कवि के गीत को, कवि लिख रहा है ना, तो कवि के गीत को देहरी के दीप सा बनने के लिए कहा गया है। एक दुनिया है हृदय में मानता हूं, वह घिरी तम से इसे भी मानता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि एक दुनिया है हृदय में मानता हूं, वह घिरी तम से, तम का मतलब अंधकार होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, यानी जो दुनिया है वो कहाँ है? उसके हृदय में है, यानी उसके अपने अंदर के अंधकार की बात कर रहा है कवि, अपने अंदर के अंधकार की बात कर रहा है कि वो अंधकारमय है, उसका पूरा एक तरीके से जीवन के मतलब कि उसके अंदर की बात जो अंधकार है उसकी बात कर रहा है। इसे भी जानता हूं, छा रहा किंतु बाहर भी तिमिर घन। यहां पर देखिए तिमिर का मतलब भी यहां पर अंधकार से। एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किन 2 शब्दों का प्रयोग कविता में किया गया है अंधकार के लिए? तो एक तो तम हुआ है और दूसरा तिमिर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे कविता को पढ़ लेते हैं। गीत मेरे देहरी के दीप सा बन, प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं। एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इसका भाव क्या है, या फिर किस लाइन से हमें यह पता चलता है कि कवि अपने गीत से, अपने ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहता है? तो यहां पर इसी लाइन से यह पता चलता है कि प्राण की लौ से, यानी अपने मेहनत से, अपने गीत से, अपने प्रकाश से अपना जीवन जो है वो प्रकाशमय करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी लाइन से ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। अपने कंठ पर तुझको संवारूं, कह उठे संसार आया ज्योति क्षण का, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन, दूर कर मुझ में भारी तू लालिमा जब। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि लालिमा के सेंस में क्या हुआ है? लालिमा
एक तरीके से किस लिए यूज किया गया है, तो ये प्रकाश है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश के सेंस में है। ज्ञान रूपी प्रकाश, जो कवि है वो अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने अंधकार मई जीवन को उजाला करना चाहता है। आगे पढ़िए। फैल जाए विश्व में कालिमा तब, जानता सीमा नहीं है अग्नि का कण, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन। ये पूरा कविता हो गया। अब चलिए इस पर आधारित जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, कवि ने देहरी के दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा है, तो अपने गीत की वो बात कर रहा था, अपने गीत से कह रहा था एक गीत देहरी के दीप सा बन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपने गीत को। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, अपने भीतर के अज्ञान की ओर। क्यों? क्योंकि तम का मतलब होता है अंधकार, और अपने हृदय के अंदर की बात वो कर रहे थे, तो अपने हृदय के अंदर यानी अपने अंदर के अज्ञानता की बात कर रहे थे, अपने अंदर की अंधकार की बात कर रहे थे। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था कि कवि अपने गीत रूपी दीपक को अपने ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है, यह भाव निम्न में से किस पंक्ति में निहित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया, प्राण की लौ तुझे जिस काल बारूं। इसी में ये लाइन मेंशन किया गया है, इसी का अर्थ ये निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए कौन से दो शब्द आए हुए हैं, तो एक तो तिमिर आया हुआ है और दूसरा तम आया हुआ है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पूछा गया था कि काव्यांश में लालिमा शब्द किस प्रतीक के रूप में आया हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रतीक के रूप में आया हुआ है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, दीप सा में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपमा अलंकार। विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। यह सही तरीका है काव्यांश और गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगले प्रश्न में 2 कंडीशंस दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहला कंडीशन दिया गया है, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सभी कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले दिन घर पर किए थे। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश जो हैं वो मित्र हैं, वो अपने पिछले दिन पर घर पर जो काम किए थे उसके बारे में इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ये अनौपचारिक लैंग्वेज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं तो चाहे कोई भी भाषा का प्रयोग किया गया हो, हम लोग अनौपचारिक लैंग्वेज का ही प्रयोग कर रहे होते हैं दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो ये अनौपचारिक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कौशल है। और दूसरा देखिए स्थिति क्या दिया गया है, सुनैना विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। तो जो लिखने का भाषा होता है वो औपचारिक भाषा होता है, उसमें हम लोग औपचारिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो देखिए भाषा से जुड़े कौशल के बारे में 2 टर्म आते हैं, पहला होता है BICS और दूसरा होता है CALP। BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जब हम लोग अनौपचारिक भाषा को यूज कर रहे हैं तो अनौपचारिक भाषा को यूज करने का जो कौशल होगा उसे ही BICS कहा जाता है, जिसे हिंदी में बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं। और दूसरा होता है CALP, इसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसका हिंदी में नाम होता है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। यानी कि जब हम लोग औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो CALP कौशल होता है, यानी कि दोनों कौशल ही है, लैंग्वेज को यूज करने का कौशल ही है, एक अनौपचारिक भाषा का और दूसरा औपचारिक भाषा का। जब दोस्तों के बीच हम लोग बातचीत करते हैं तो वो अनौपचारिक भाषा का कौशल है जिसे हम लोग BICS कहते हैं, और जब किसी किताब की भाषा की बात की जाए या फिर कुछ लिखने की बात की जाए तो वो औपचारिक भाषा होता है जिसे हम लोग CALP कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर पहला जो था वो दोस्तों के बीच बातचीत थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये BICS हो जाएगा। और दूसरा देखिए ये टिप्पणी लिखने की बात की गई थी यानी औपचारिक भाषा की बात की गई थी, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये CALP हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या बनेगा, देखिए एक जो है BICS और 2 जो है CALP। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है और उसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल, तो इस प्रकार का कोई भी कौशल नहीं होता है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। सारांशीकरण यानी कि समराइज करने की बात की जा रही है, तो यहां पर देख लीजिए
वह अपने मित्र को बताता है। तो इससे आपको लग सकता है कि मित्र को बताना यानी समराइज करके बता रहा होगा, लेकिन ये सारांशीकरण या फिर समराइज इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे प्रश्न में यह पूछा गया है कि पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो 2 पूरे पन्ने को उसने पढ़ा है, इस पठन की युक्ति को क्या बोला जाएगा। वो सारांश बता रहा है, उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है प्रश्न में, तो सारांशीकरण उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं, टॉप डाउन युक्ति और बॉटम अप युक्ति। देखिए, टॉप डाउन युक्ति में क्या होता है, जो पठन करता है उसको उसका टाइटल पता है, उसको उसका शीर्षक पता है, क्योंकि जब वो पत्रिका पढ़ रहा होगा तो पहले ही उसको शीर्षक पता चल गया होगा। अब उसका पूरा अर्थ वो पढ़ना चाहता है। जैसे मैं यहां पर देखिए आपको लिख रहा हूं मोटिवेशन, मैंने यहां पर क्या लिखा, मोटिवेशन। तो जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो हमें टॉपिक पता है, हमें टाइटल पता है, हमें शीर्षक पता है कि मोटिवेशन के बारे में अंदर लिखा है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल में कौन कौन से मोटिवेशन आ सकते हैं, एक्सटर्नल में कौन कौन से मोटिवेशन आ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मेन शीर्षक तो उसे पहले ही पता था, लेकिन अब अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देखिए ध्यान से कहा जा रहा है कि अगर हम बात को समझने के लिए पूरे डिटेल में 2 पन्ने को पढ़ें, यानी कि डिटेल में जानने के लिए हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन युक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टॉप डाउन युक्ति इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है। ध्यान से समझिएगा, रचनावाद क्या कहता है, जो कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, जिसमें कुछ ज्ञान की रचना की बात की जा रही हो, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। और साथ ही साथ आपका जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको आधार बनाते हुए आगे आपको बताना है एज ए टीचर, यानी कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, जो बच्चा परिवेश में देख रहा है, यानी परिवेश में जो कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर देखा है वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। अब उस अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा देनी है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मुहावरों की संकल्पना समझाने के लिए दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं को दिखाना। दूसरा पढ़िए, पाठ्य सामग्री का अर्थ समझने के लिए टीका टिप्पणी का प्रयोग करना। चौथा देखिए, कहानी में घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए फ्लो चार्ट बनाना। तीसरा देखिए, उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर के समझाना। देखिए, वास्तविक जीवन से उदाहरण यानी बच्चे के परिवेश से उदाहरण लेने की बात की जा रही है, यानी बच्चे के पूर्व अनुभव की बात की गई, और साथ ही साथ यहां पर देखिए रचना की जा रही है, यानी ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में केवल रचना की बात की गई है, जो कि रचनावाद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के 3 जो विकल्प हैं वो इसके तुलना में कम एप्रोप्रिएट होंगे, या फिर यूं कह सकते हैं संकुचित होंगे, तो ये सभी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में केवल रचना की बात की गई थी, निर्माण की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापिका विद्यार्थियों को समूह में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए डायरेक्ट स्पीच का एक कथन पुस्तक से पढ़ करके विद्यार्थी बी को रिपोर्टेड स्पीच में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस कथन का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। विद्यार्थी ए अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकतानुसार बदल कर दोहराती है, जब तक कि विद्यार्थी बी सही अनुमान नहीं लगा लेती। इस गतिविधि को यह गतिविधि का किसका प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बच्चे को पहले रिपोर्टेड स्पीच कक्षा के टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है, उसके बाद से समूह में गतिविधि कराई गई, जिसमें जो ए विद्यार्थी है वो डायरेक्ट स्पीच बोलता है, और बी जो विद्यार्थी है डायरेक्ट स्पीच किताब से पढ़ करके, और बी को रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब कि जो ए है वो डायरेक्ट स्पीच पुस्तक से पढ़ा और इसको बदल दिया उसने रिपोर्टेड स्पीच में। किसने, ए ने बदल दिया रिपोर्टेड स्पीच में और बी को बताया। अब बी उसका अनुमान लगाएगी कि जो रिपोर्टेड स्पीच बताया गया उसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर सही बता लिया तब तो यहां पर खत्म हो जाएगा, और अगर सही नहीं बता पाया बी वाला, तो उसके बाद से ए जो है वो अपने रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकता अनुसार कुछ बदलाव करेगा और फिर से बी को बताएगा। उसके बाद बी उस फिर से अनुमान लगाएगा कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो सकता है। यही गतिविधि बार बार दोहराई जा रही जब तक कि सही उत्तर तक ना पहुंच जाए। तो इसे हम लोग स्वान का परिणाम परिकल्पना कहते हैं, यानी कि आउटपुट हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, यानी बच्चे अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, ये स्वान ने बताया था, जिसमें कई बार संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है। वहीं चरण दर चरण यहां पर गतिविधि के माध्यम से बच्चे संशोधन करते जा रहे हैं और फाइनली अंतिम रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 स्वयं का परिणाम परिकल्पना यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया क्रेशन का निवेश परिकल्पना, तो यहां पर निवेश नहीं है, क्रेशन का जो निवेश परिकल्पना यानी इनपुट हाइपोथेसिस था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे का जो स्तर है, मान लीजिए आई स्तर है, तो उससे एक स्तर ऊपर बच्चे को बताया जाता है कुछ नई चीज सिखाने के लिए। तो यहां पर इस प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी निवेश नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा दिया गया क्रैशन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो क्रैशन ने जो अर्जन अधिगम परिकल्पना दिया था वो भाषा के संदर्भ में दिया था कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको भी बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा की तरह अर्जित कर सकते हैं। और इसी के संबंध में उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें से एक इनपुट हाइपोथेसिस भी है। तो ये भाषा के अर्जन से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए ब्रूनर का विकास सिद्धांत, तो ये भी हमारा इससे अप्रोप्रिएट नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 स्वयं का परिणाम परिकल्पना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कथा वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए। देखिए कथा वाचन की कक्षा यानी कि कोई जैसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो है 50 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को खड़ा करके और किताब पढ़ाया जाता है, उसमें से कहानी पढ़ाया जाता है। और ये कथा वाचन ये सस्वर वाचन होता है, यानी बच्चा उच्चारण करते हुए जोर जोर से पढ़ रहा होता है। इस दौरान देखिए सस्वर वाचन में क्या होता है, बच्चा पढ़ भी रहा है और उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहा है, यानी जो कुछ भी वो बोल रहा है खुद ही सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, खुद ही सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर रहा होता है। और हमसे यह पूछा जा रहा है कि बच्चा जो कथावाचन कर रहा है वो एक्टिव है या नहीं, सक्रिय श्रवण है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। और यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो कहानी पढ़ रहा है उसके ही सक्रिय श्रवण की बात पूछी गई है। तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी एक्टिविटी करना होगा, जो कुछ भी टीचर उसे पूछेगा, जो कथा पढ़ रहा था उसी से पूछना चाहिए। अगर किसी दूसरे बच्चे की बात होगी तो वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कथा वाचन की कक्षा में जो बच्चा कथा पढ़ रहा है उसके सक्रिय श्रवण की बात की गई है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा कहानी का प्रत्येक अंश समाप्त होने पर अध्यापिका दूसरे विद्यार्थी से उस अंशों का सारांशण करने के लिए कहती है। तो यहां पर दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न पूछ के क्या होगा, जब उस बच्चे की जांचना है कि जो बच्चा कथा पढ़ रहा है वो सक्रिय है या नहीं। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि दूसरे बच्चे की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जब एक विद्यार्थी कहानी से मिली सीख साझा कर रही थी तब अध्यापिका ने उसे रोका और कहानी में प्रयुक्त नए शब्द का अर्थ पूछा। तो यह निगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं बताया गया है कि जो कहानी पढ़ रहा था उससे प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर किसी दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर क्लियर नहीं था, सटीक उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, जब विद्यार्थी कहानी पूरी सुना दे तो अध्यापक प्रश्न पूछती है, इस कहानी से तुमने क्या सीखा। यहां पर देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि कहानी पूरा पढ़ने के बाद से उसकी सक्रियता थोड़ी चेक करेंगे कि बच्चा सक्रिय है या नहीं, कहानी पढ़ने के दौरान ही तो चेक करेंगे। और ये दूसरा वाला जो विकल्प है, पूरा कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा है, तब ये निगेटिव हो गया, क्योंकि कथा वाचन के दौरान ही बच्चा सक्रिय है या नहीं इसकी जांच करनी है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, यानी कि प्रक्रिया भी रनिंग में है, कहानी चल रहा है, कहानी सुना रही है, अध्यापिका उसे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि तुमने यह कहा था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। अब जब बच्चा सक्रिय रहेगा तभी उसके बारे में बता भी पाएगा कि इस कहानी में जो मैं पढ़ रहा था इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो पढ़ते हुए उसको अर्थ भी समझना है, और अर्थ समझने के लिए वो सक्रिय है या नहीं ये जानने के लिए टीचर उसे खुद प्रश्न पूछ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसी की बात करता है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन कि किस रूप में अनुशंसा करती है। शास्त्रीय भाषा यानी कि कल्चरल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो अभी हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू है, जिसके अंतर्गत आपको आपकी मदर टंग पढ़ाई जाती है और दूसरा आपको आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह मेंशन किया गया है कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर यानी कि 11वीं 12वीं में बच्चे को अभी जो व्यवस्था है वो तो रहेगी 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत मातृभाषा और एक आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई की जाएगी, एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। तो त्रिभाषा सूत्र तो ये कहता है। अब जब त्रिभाषा सूत्र में हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है तो फिर इसको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर देखा जाएगा कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको शास्त्रीय लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधुनिक भाषा के रूप में, तो त्रिभाषा में तो कहीं पर भी यहां पर शास्त्रीय लैंग्वेज की बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि त्रिभाषा में तो पहला तो आपका मदर टंग हो गया, दूसरा आपका कंफर्म है कि इंग्लिश होगा ही होगा, और तीसरा आपका फॉरेन लैंग्वेज होगा। इसमें शास्त्रीय भाषा कहीं से भी नहीं आ रही है, यह विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षा में भाषा की नीति के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा जो है, जो सेकंड लैंग्वेज है, वो हमेशा इंग्लिश को रखा गया है। इस वजह से द्वितीय भाषा यहाँ पर शास्त्रीय भाषा नहीं बल्कि वो आंग्ल भाषा है, जिसे इंग्लिश के नाम पे जाना जाता है। दूसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, तो त्रिभाषा के अंतर्गत तो आपका शास्त्रीय भाषा है ही नहीं। 3 लैंग्वेज में तो आपका पहला मदर टंग हो गया, सेकंड आपका इंग्लिश हो गया और थर्ड आपका फॉरेन लैंग्वेज हो गया। तो इसमें शास्त्रीय भाषा कहाँ है, तो एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, शब्द संपदा यानी कि वोकैबुलरी की बात की जा रही है, यानी शब्दावलियों की बात की जा रही है, यानी नए नए शब्द सीखने के संदर्भ में है ये। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। पहला दिया गया है विभिन्न विषयों पर शब्द जाल। विभिन्न विषयों पर शब्द जाल। शब्द जाल जो होता है वो हमेशा निगेटिव तौर पर आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे को शब्दावली सिखानी है, यहां पर बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर बच्चा एक तरीके से देखिए, अभी यहां पर बच्चा प्राइमरी मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज में है, और इस दौरान बच्चे को अगर आप कंफ्यूज करेंगे शब्दों को मिक्स करते हुए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पर शब्द जाल का मतलब कि शब्दों को मिक्स किया गया है, यानी कि एक ही मतलब कि एक ही सेंस में अलग अलग शब्दों को मिक्स करने की बात की जा रही है, जो कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, मातृभाषा में अर्थ के साथ शब्द, तो ये भी निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, मान लीजिए जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश बच्चा सीख रहा है, मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहा है, तो इंग्लिश के शब्दों को हमें बच्चे को सिखाना है। अब यहां पर मातृभाषा के अर्थ, मातृभाषा में अर्थ के साथ शब्द, मान लीजिए यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा मोटिवेशन, एक वर्ड मैंने लिखा मोटिवेशन, ये शब्द बच्चे को सिखाना है मोटिवेशन। तो आप इसका हिंदी में उसको अर्थ तो बता सकते हैं कि मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा होता है, लेकिन यहां पर बच्चा उस शब्द को नहीं जान रहा है। बेसिकली आप ये समझिए कि मोटिवेशन को वो नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है इसके अर्थ को, तो अर्थ नहीं समझाना है। यहां पर वोकैबुलरी यानी शब्दों को बच्चों को बताना है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये था कि बच्चे को मोटिवेशन शब्द बताना, जबकि आपने इसके अर्थ के बारे में बता रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बच्चे को मोटिवेशन बताना है और आप कह रहे हैं कि इसका अर्थ बता के अभिप्रेरणा बता रहे हैं। तो यहां पर टारगेट लैंग्वेज का जो शब्दावली है उसी की तो बात करेंगे, आप उसके अर्थ का हिंदी में या फिर अपनी मातृभाषा में थोड़ी बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इंग्लिश अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में ही तो वर्ड होने चाहिए, हिंदी में थोड़ी वर्ड होंगे, इंग्लिश में होने चाहिए। इसलिए मातृभाषा का यहां पर निगेटिव के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ही शब्दों की बात की जाएगी। टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश था तो मोटिवेशन की बात होगी, ना कि अभिप्रेरणा की बात होगी। चौथा देखिए, शब्दों को कंठस्थीकरण रटना, याद करना, ये तो हमेशा ही निगेटिव होता है, कभी भी हमें विचार करना ही नहीं है। एक ही विकल्प बचा, वर्तनी प्रतियोगिता। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कई बार मैंने आपको पहले के वीडियोज में बता रखा है कि प्रतियोगिता जो होता है या फिर कंपटीशन जो होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। अब आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें 3 विकल्प बिल्कुल कंफर्म गलत हैं, तो अब आपकी मजबूरी बन गई कि अब आपको प्रतियोगिता के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं विशेष तौर पर बताता हूं कि देखिए, प्रतियोगिता एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है। अगर प्रतियोगिता हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो वहां पर वो प्रतियोगिता पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि देखिए, अगर कक्षा में मैं ये बोलूं कि स्पेलिंग आपको बताना है, जैसे कि बच्चों को बोल दूं कि इंटरनल मोटिवेशन का स्पेलिंग बताइए, एक्सटर्नल मोटिवेशन का स्पेलिंग बताइए, और जो पहले बता देगा, हाथ खड़ा करेगा, उसे मैं शाबाशी दूंगा, कुछ इनाम दूंगा, इस टाइप से। तो यहां पर बच्चे नए नए शब्दों को सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपने एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट किया, बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं जल्दी बताऊंगा, मैं जल्दी बताऊंगा, यानी कि उससे कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे जो सुस्त पड़े हुए हैं वो भी नए नए शब्दों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार का अगर कंपटीशन हो जिसमें बच्चे खुद से उत्सुकता लेते हुए चीजों को आगे बढ़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हेल्दी कंपटीशन बोला जाता है। इसमें कहीं से भी निगेटिव नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। वर्तनी प्रतियोगिता सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सहारा या फिर मदद देने से संबंधित युक्ति है? कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि मदद को दर्शा रहा है? पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है विद्यार्थियों को उनके स्तर से ऊपर की पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य देना। मान लीजिए बच्चे का लेवल आई है और उससे ऊपर आप दे रहे हैं, तो इसे हम लोग बोधगम्य निवेश बोल रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल रहे होते हैं। ये क्रेशन के इनपुट हाइपोथेसिस का पार्ट है, यानी ये निवेश किया जा रहा है, ना कि मदद किया जा रहा है। मदद तो तब किया जाएगा जो बच्चे का लेवल है, अगर उसमें बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो उसमें आप हेल्प कर रहे हैं तो वो मदद बोला जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ निवेश कर रहे हैं, तो कुछ नया सिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा मदद नहीं है बल्कि निवेश है, ठीक है, क्रेशन के इनपुट हाइपोथेसिस सिद्धांत के अनुसार। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को उनके स्तर से कम की पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य देना। अब मान लीजिए बच्चे का लेवल आई है और आप I-1 यानी कि लेवल से भी कम बता रहे हैं, तो आप उसकी मदद कहां कर रहे हैं? उतना तो बच्चा पहले से जान रहा है, तो ये मदद कहां हुआ? मदद तो तब होगा ना जितना लेवल था बच्चे का, उसमें अगर कहीं फंस गया तो उसमें अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो मदद बोला जाएगा उस प्रश्न को सॉल्व करने में। अगर उससे उसके लेवल से ज्यादा भी बता रहे हैं तो वो मदद नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है, और अगर उससे कम बता रहे हैं तो उतना तो बच्चा पहले से जान रहा है, तो इसमें मदद कहीं भी नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
चौथा देखिए, ड्रिल और कोचिंग द्वारा विद्यार्थियों की मदद करना। ड्रिल हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन की तरह व्यवहार करने की बात करता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की, दोहराने की बात करता है। एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों के सीखने में जहां जहां कमी है उसे दूर करने के लिए उन्हें मदद देना। अब यहां पर देखिए, विद्यार्थियों के सीखने में जहां जहां कमी है, यानी कि विद्यार्थियों को ना तो कम बताया जा रहा है और ना ही ज्यादा बताया जा रहा है। बच्चे का जो लेवल है, उस लेवल में जहां पर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो यहां पर हेल्प किया जाएगा, क्योंकि आपको सीधे तौर पर याद करना होगा लेव वाइगोस्की को, क्योंकि लेव वाइगोस्की ही हैं जो कि मदद की बात करते हैं। एक तो जेडपीडी के माध्यम से कि मान लीजिए बच्चा अपनी खुद के प्रयास से यहां तक पहुंचा और उसका लक्ष्य यहां था, तो बाहर से अगर हेल्प मिली तो यहां तक पहुंच गया, तो इसी एरिया को उन्होंने जेडपीडी नाम दिया था। तो ये जेडपीडी कैसे बनता है? बच्चे को मदद करने से, या फिर शुरुआती मदद जो दी जाती है, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा था। तो ये चीजें आप याद कर सकते हैं लेव वाइगोस्की को, और उनके हिसाब से ये वाला विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेडपीडी और जो स्कैफोल्डिंग है, उसमें बच्चे को कोई नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नया नहीं सिखाया जा रहा है। जो टास्क दिया गया है बच्चे को, उस टास्क में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको दूर करने के लिए उसकी बाहर से मदद की जाती है, उसी की बात कर रहा है विकल्प नंबर 3। यही विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? यानी कि आगमनात्मक विधि का हमें प्रयोग करना है। आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि मुश्किल होगा बच्चों को समझाने के संदर्भ में, उस लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। पहले एक बार सभी विकल्पों को आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप उत्तर खुद ही निकाल पाएंगे। चौथा दिया गया है वाक्य परिवर्तन कृतवाच्य से कर्मवाच्य, यानी कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जहां ऐसा कोई वाक्य जिसमें सब्जेक्ट मेन था, उसके बाद से ऑब्जेक्ट मेन करते हुए, यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो इसमें हमें प्रत्यक्ष तौर पर वाक्य दिखेगा कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर मूर्त अवस्था में हमें वाक्य दिख रहा होगा कि एक्टिव दिख रहा होगा वाक्य आपको, और उसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। यहां तक क्लियर? तीसरा देखिए, वाक्य परिवर्तन वर्तमान काल से भूतकाल, यानी कि हमें यहां पर भी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का एक वाक्य दिख रहा होगा, मूर्त अवस्था में वाक्य दिख रहा है, और उसको हमें बदलना है पास्ट टेंस में। पहला विकल्प देखिए, तुलनात्मक विश्लेषण के मूल नियम। तुलनात्मक विश्लेषण यानी कि कई हमारे पास डेटा होंगे, कई हमारे पास इस प्रकार का विश्लेषण करने के लिए आंकड़ा होगा, यानी आंकड़े क्या हैं? प्रत्यक्ष तौर पर हैं, और प्रत्यक्ष तौर पर हम उसको मूर्त चीजों को देख करके उसका विश्लेषण कर रहे होंगे। दूसरा विकल्प देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा, यानी कि यहां पर कलेक्टिव नाउन पढ़ाने की बात तो की जा रही है, लेकिन कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिया गया। यानी कि देखिए, हमसे प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया था? आगमनात्मक उपागम। आगमनात्मक उपागम यह कहता है कि पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाएगा, उसके बाद नियम की तरफ ले चला जाएगा। बाकी के 3 विकल्प को देखिएगा ध्यान से। चौथे विकल्प को देखिए, यहां पर हमारे पास एक्टिव वॉइस पहले से था, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो यह हमारे पास उदाहरण पहले से मौजूद है। तीसरा देखिए, वर्तमान काल से भूतकाल, यानी प्रेजेंट टेंस हमारे पास पहले से मौजूद था और इसको पास्ट में कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास उदाहरण पहले से मौजूद है। पहला देखिए, तुलनात्मक विश्लेषण, तो कोई भी 2 आंकड़े होंगे, मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो हमारे पास आंकड़े पहले से मौजूद है, यानी उदाहरण पहले से मौजूद है। लेकिन जब मैं बात करता हूं जातिवाचक संज्ञा के समूह संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन को पढ़ाने के लिए, तो हमारे पास कोई भी उदाहरण नहीं है, हमारे पास कोई भी उदाहरण नहीं है पहले से, और बाकी के 3 विकल्पों में पहले से उदाहरण था। तो आगमनात्मक उपागम यही तो बोलता है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलना। तो जब हमारे पास पहले से उदाहरण है इन तीनों विकल्पों में, तो ये कहीं ना कहीं आसान होगा बच्चे को पढ़ाना, लेकिन इसमें पहले से कोई भी उदाहरण नहीं है, इसलिए ये थोड़ा कठिन होगा और कम प्रासंगिक होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। यही तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा कम प्रासंगिक होगा या फिर कौन सा पढ़ाना कठिन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर के शब्द सिखाने की अनुशंसा करता है? पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर के शब्द सिखाना है, तो इसे हम लोग शब्दकोशीय उपागम बोलते हैं। ठीक है, शब्दकोशीय उपागम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथा दिया गया शब्द जाल, तो शब्द जाल में क्या होता है कि कई वर्ड्स जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को शब्द सिखाना भी है, शब्द सिखाना भी है, और कहां से लेकर के? पठन सामग्री से, यानी जो कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बात कर रहा था उसी से शब्द लेकर के बताना है, तो ये हमारा शब्द जाल उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए शब्दकोश का प्रयोग, यानी डिक्शनरी का प्रयोग करने की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जो पठन सामग्री है, जो बच्चा कहानी पढ़ा उसी कहानी से शब्द लेना है, डिक्शनरी से नहीं लेना है, तो शब्दकोश का भी प्रयोग नहीं होगा, डिक्शनरी का प्रयोग नहीं होगा। विन्यास देखिए, हम लोग वाक्य विन्यास या फिर शब्द विन्यास पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वाक्यों को तोड़ते हैं या फिर शब्दों को तोड़ते हैं, यानी उनका विच्छेद करते हैं, विन्यास करते हैं, तो ये भी यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब नहीं होगा। एक ही विकल्प पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 2 शब्दकोशीय उपागम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लेखन की गई गलतियों को उनके संज्ञान में लाने के लिए एक सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है, ठीक है। मुख्यतः वह क्या कर रही है, तो बच्चों को उनकी गलतियों को संज्ञान में लाना है, यानी बच्चों को फीडबैक देने का काम किया जा रहा है कि आपने ये गलती की थी, एक सप्ताह में एक बार उनका इस प्रकार से आकलन किया जा रहा है, तो ये क्या है, बच्चों को फीडबैक देने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिपुष्टि देना इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक जांच परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उसमें अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है और शिक्षार्थियों को हटाए गए शब्दों के स्थान पर संदर्भानुसार उपयुक्त शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह के जांच परीक्षण को क्या कहते हैं, तो एक मान लीजिए इस प्रकार से अनुच्छेद पैराग्राफ पूरा दिया गया है और बीच बीच में से छठा शब्द, प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया गया है, तो इसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। आप लोग अगर IBPS की परीक्षा पहले दिए होंगे या फिर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, एक अनुच्छेद दिया गया रहता है और उसमें बीच में से कुछ वर्ड्स गैप रहते हैं और उनको एप्रोप्रिएट वर्ड्स सेलेक्ट करके उसको फिल करना होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, और इसी को हिंदी में क्लोज परीक्षण बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है। ध्यान से समझिएगा, हमें बच्चों को वास्तविक दुनिया को समझाने के लिए एक तरीके से शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, वास्तविक दुनिया कहने का मतलब कि बच्चे को परिवेश से बच्चे का जो परिवेश है वहीं तो उसकी वास्तविक दुनिया है, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि बच्चे के परिवेश की बात कर रहा होगा, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। विभिन्न विधाओं में साहित्यिक सामग्री, यानी कि लेखन की जो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे कि कहानी हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, इन सभी विधाओं की बात की जा रही है। इसमें जो साहित्यिक यानी कि जो इस प्रकार की पहले की रचनाएं हैं उनके बारे में बात की जा रही है, साहित्य की बात की जा रही है, तो वो घटनाएं वो लेखक कब के लिख करके उनकी जो उस समय की दुनिया थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा था। ये आज के वास्तविक दुनिया की बात नहीं करेगा, बच्चों के परिवेश की बात नहीं करेगा, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को वास्तविक दुनिया को समझाना है, यानी बच्चे के परिवेश की जो बात करेगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथा निगेटिव हो गया, क्योंकि ये पहले के समय के लेखक जो लिखे होंगे साहित्य, उन्हीं को तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विभिन्न भाषाओं में अनुदित एक ही पाठ्य सामग्री। देखिए यहां पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं, कहीं पर भी दिख जाए आप तुरंत विकल्प को काट दीजिए। दूसरा देखिए, कक्षा में शब्द दीवार। शब्द दीवार क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा आंट, आंट मीन्स चींटी, इसके ऊपर लिखा कैट, इसके ऊपर लिखा बैट, इसके ऊपर लिखा डॉग, तो इसे बोलते हैं वर्ड वॉल, यानी कि एक के ऊपर एक शब्द लिख करके हमने शब्दों का एक पूरा दीवार बना दिया। तो क्या इससे बच्चे वास्तविक दुनिया को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री और अन्य सामग्रियां। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसे? प्रामाणिक पाठ्य सामग्री किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां का जो मेन्यू होता है, मेनू कार्ड जो होता है, उसे हम लोग प्रामाणिक सामग्री के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपके घर अखबार आ रहा है तो अखबार में जो कार्टून छप रहा है उस कार्टून को हम लोग प्रामाणिक सामग्री बोल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी अखबार आ रहा है तो उस अखबार का जो लेख होगा उसे हम लोग प्रामाणिक सामग्री बोल सकते हैं। प्रामाणिक सामग्री होता क्या है, इसको समझिए। बच्चों के स्थानीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी लेख, बच्चों के स्थानीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी लेख इस प्रामाणिक सामग्री के तौर पर देखा जाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। बच्चे के स्थानीय क्षेत्र में जो कुछ भी पेपर छप रहा होगा, जाहिर सी बात है वहां का जो लैंग्वेज होगा उसी में तो छपेगा। अब मान लीजिए गोरखपुर का कोई पेपर छापने का कोई प्रिंटिंग प्रेस है, तो यहाँ पर चाइनीज भाषा में थोड़ी छापा जाएगा। यहाँ के लोग जो भाषा को समझते होंगे उसी भाषा की तो बात होगी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, इन सभी लैंग्वेज में थोड़ी छापा जाएगा, या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम में थोड़ी छापा जाएगा। यहाँ के लोग के लिए ही पेपर छापा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहीं के लोगों को समझने के लिए जो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होगा उसी में छापेंगे। तो इसलिए यहाँ का पेपर जो होता है वो उनके लिए प्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि उनको उनकी वास्तविक दुनिया से वो परिचित करा रहा है। अब अखबार क्या करता है,
हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हुआ है पिछले दिन या फिर एक दिन पहले, उसको हमें खबर के तौर पर दिखाया जाता है लिख करके। तो यही तो होता है अखबार। तो ये क्या कर रहा है, हमारे आसपास के परिवेश के खबरों को हमें दे रहा है, यानी हमारे वास्तविक दुनिया की बात कर रहा था। इसलिए यहां पर अखबार जो होता है वो प्रमाणिक सामग्री के तौर पर देखा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला उदाहरण जो दिया था, जब आप खाना खाने जाते हैं तो जो मेनू कार्ड है वो आपके परिक्षेत्र में, आपके परिवेश में, आपके स्थानीय क्षेत्र में पर्टिकुलर उस भोज्य पदार्थ को, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसको उस मेनू कार्ड में मेंशन किया जाता है। यानी कि वो उस स्थानीय क्षेत्र में, अब जैसे मान लीजिए आप यहां पर कुछ भी डिश ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो उस डिश को बोलते हैं वो वहीं यहाँ पर नाम मेंशन किया गया रहेगा। और अगर आप चाइना में चले जाएं और चाइना में वही डिश का नाम वहाँ पर जो बोला जाएगा, वहाँ के रेस्टोरेंट में, वहाँ के मेनू कार्ड में वहाँ के हिसाब से नाम मेंशन किया जाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे परिवेश के जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी बात करता है मेनू कार्ड। ठीक है, तो इस वजह से ये जितने भी चीज होते हैं जो बच्चों के परिवेश से डायरेक्टली जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उनको वास्तविक दुनिया समझने में मदद करते हैं, उसे हम लोग प्रमाणिक पाठ्य सामग्री बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न लेखन शैलियों के बारे में शिक्षण के लिए फ्लिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्लिप कक्षा उपागम क्या होता है, पहले इसको समझिए। आप लोगों ने जब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 8th 10th क्लास में जब भी रहे होंगे तो आप लोग को कई बार टीचर बोले होंगे कि इस चैप्टर को मैं कल पढ़ाऊंगा, आप अपने घर से पढ़ करके आइएगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी कि जो चैप्टर कल डिस्कस करना है उसको अगर आप घर से पढ़ करके आते हैं तो इसी को फ्लिप कक्षा उपागम बोलते हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना है उस कॉन्सेप्ट को पहले ही अगर बच्चे घर पर पढ़ ले रहे हैं और दूसरे दिन जाकर के अपना डाउट पूछ रहे हैं, या फिर जब कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो उस समय अपने विचारों को संकलित कर रहे हैं या फिर एक तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो इसे ही हम लोग फ्लिप कक्षा उपागम बोलते हैं। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, जिससे पहचान करते हैं कि कौन सी पठन सामग्री किस शैली में है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, आगे जब और सही विकल्प तक हम लोग पहुंचेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए, अध्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेखन शैलियों पर व्याख्यान देते हैं, उसके बाद विद्यार्थी प्रत्येक शैली के उदाहरण वीडियो पर देखते हैं। तो यहां पर केवल वीडियो की बात की गई थी, घर पर पढ़ने की बात ही नहीं की गई थी, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी लेखन शैलियों के आधार पर पाठ्य सामग्री के वर्गीकरण हेतु ऑनलाइन अभ्यास देती है और उसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिपुष्टि देती है। तो यहां पर बच्चे ऑनलाइन तरीके से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थी घर पर लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों को पहचान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर पहले बच्चे घर पर वीडियो देख चुके हैं, यानी उस संदर्भ में पढ़ चुके हैं। वीडियो देखना यानी कि पढ़ने के सेंस में आप समझ सकते हैं कोई टॉपिक के बारे में, और उसके बाद से जब अगले दिन कक्षा में ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं तो उसके बाद से देखिए पठन सामग्री में देखी गई शैलियों को पहचान करते हैं, यानी अपने विचारों को संकलित कर रहे हैं। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी चौथे विकल्प में देखिए क्या कहा गया था, विद्यार्थी कक्षा में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं, कक्षा में देखते हैं और घर पर रह करके ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं। तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से पहले अगर बच्चा उसके गो थ्रू होकर के जा रहा है, उससे निपट करके जा रहा है और अगले दिन कक्षा में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तब उसमें अपने विचारों को संकलित कर रहा है या फिर उसमें डाउट्स को ढूंढ रहा है, तो इसे हम लोग फ्लिप कक्षा उपागम बोलते हैं, जो कि विकल्प नंबर 2 में केवल बात किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है। देखिए ये प्रश्न अपने आप में एक विवादित प्रश्न है। हालांकि मैं क्लियर बता दूं कि इसका जो रिवाइज्ड आंसर की में आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है कि इसको उन्होंने गलत मान लिया है। लेकिन मैं जब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो अभी आपको खुद क्लियर डाउट हो जाएगा इस प्रश्न को लेकर के। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो यह विकल्प निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि नहीं होती। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी खुद की लिपि नहीं है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखे होंगे तो कई पेपर्स में इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, तो वो गलत होता है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत था, यानी सही नहीं था, तो ये भी कायदे से उत्तर होना चाहिए था। तीसरा देखिए, भाषा का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। भाषा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बोली बोली जा रही है, तो जब वो बोली बहुत बड़े एरिया में बोली जाने लगती है, उसके बाद से
वही जो बोली है वो बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है और एक मानक रूप धारण कर लेती है, तो उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। यानी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से शुरुआत हुई थी जो कि वहाँ की संस्कृति से उसके शब्द उपजे होंगे, तो ये डायरेक्टली संस्कृति से जुड़ा होता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि संस्कृति से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, यानी ये भी निगेटिव है, यानी ये भी इसका सही उत्तर होना चाहिए था। दूसरा देखिए, भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है। देखिए ये विकल्प भी गलत है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होता है ना कि व्याख्या होता है, तो ये भी निगेटिव है, यानी ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। चौथा देखिए, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता था। प्रश्न में हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों ही पॉइंट सही नहीं है, ये तीनों ही पॉइंट सही नहीं है। फिर भी इसका रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड ने दिया था। दोस्तों आपको इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।